If you are curious enough, no matter how much the idea might seem strange or challenging to you, you will conquer it. And you know what? This chapter is all about that. Chapter number 6, The Making of a Scientist by Robert W. Peterson from our book Footprints Without Feet. तो चलिए एज यूजुअल एक क्विक चैप्टर ओवरव्यू के साथ शुरू करते हैं. ऑथर साहब का नाम रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन. प्लॉट समरी. यार प्लॉट समरी बहुत सिंपल सी है. एक रिचर्ड ईब्राइट नाम का एक छोटा सा बच्चा होता है जो कि बहुत ही क्यूरियस होता है, और एक वो सिंगल चाइल्ड होता है तो उसके आसपास खेलने के लिए कोई लोग वो होते नहीं है, तो क्या करे भैया वो. तो ही ऑलवेज एंकरेज हिमसेल्फ, ही ऑलवेज विल्ड हिमसेल्फ टू एंगेज इन सर्टेन एक्टिविटीज जहां पे वो एक्सप्लोर कर रहा होता था कोई चीज, या कोई चीज नहीं पढ़ रहा होता था या सीख रहा होता था. तो उस टाइप से उसका बचपन जा रहा होता है, और उसका इस पूरे कार्यक्रम में उसकी मम्मी भी साथ देती है. और किस तरीके से ये ही छोटी छोटी बचपन भरी जो क्यूरियोसिटी होती है ना, उसे एक वंडरफुल वर्ल्ड रिनाउंड साइंटिस्ट में बदल देती है, उसी के बारे में ये कहानी है. तो चलिए जानते हैं इस खूबसूरत कहानी को और खूबसूरत कौन बनाता है, कौन से कैरेक्टर्स बनाता है. रिचर्ड ईब्राइट. रिचर्ड ईब्राइट हैड अ मल्टी फैसेटेड वर्सेटाइल पर्सनालिटी. मल्टी फैसेटेड मतलब वो एक ऐसा बंदा था, छोटा सा बच्चा था जिसको बहुत सारी चीज़ों को करना पसंद था. मतलब वो क्यूरियस भी था साइंस को लेके, नेचर को लेके, और उसको चीज़ों के बारे में जानना इन जनरल बहुत पसंद था. हर चीज़ के बारे में, जो भी चीज़ जो कि वो समझ नहीं पाता था उसे समझने की उसमें हमेशा एक जिज्ञासा बनी रहती थी. ही वॉज अ मैन ऑफ साइंस. अब जो बड़ा हो गया तो ही वॉज अ मैन ऑफ साइंस, मतलब लॉजिक, थॉटफुलनेस, ये सारा कार्यक्रम उसके उसके डिस्पोजिशन का पार्ट बन चुका था, उसके सोचने समझने का, उसकी पर्सनैलिटी का बहुत ही इंटीग्रल पार्ट रहा था. बट ही ऑल्सो हैड अ नैक फॉर स्पोर्ट्स एंड अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज. पर इसके साथ ही पढ़ाकू कीड़ा नहीं था सिर्फ वैसे चश्मा पहन के बुक वॉम की तरह बैठा रहा. ना 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 ना. अदर को करिकुलर एक्टिविटीज में, मतलब जैसे कि डिबेट्स वगैरह हो गए या फिर MUN वगैरह हो गए, उन सारी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करता था, और स्पोर्ट्स वगैरह में भी बढ़िया अपना कार्यक्रम किया जाता था. ईब्राइट शोड अ कीन इंटरेस्ट इन साइंस फ्रॉम अ यंग एज. जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि ईब्राइट जो था, ये बच्चा जो था अपना रिचर्ड, ये रिची बोलेंगे इसको, कहानी में भी रिची की तरह बोला गया, इसको रिची बोलेंगे. तो जो रिची था ना, वो बचपन से ही बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड रहता था साइंस के सब्जेक्ट्स में, और स्पेसिफिकली मॉलिक्यूलर बायोलॉजी. मतलब इस एज में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बोलना तो दूर, मतलब वर्ड ही कभी ना है. जिस तरीके की किताबें अपन पढ़ते थे, ये बच्चा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में इंटरेस्टेड रखता था. इन द 8th grade ही कंडक्टेड एन एक्सपेरिमेंट. 8वीं कक्षा में उसने एक एक्सपेरिमेंट किया टू फाइंड वेरियस वायरसेस दैट कॉज द डेथ्स ऑफ मोनार्क बटरफ्लाइज. हाँ, ये एक चीज मैंने आपको बताई नहीं थी इंट्रोडक्शन में. बटरफ्लाइज से इसका खासा बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप रहा है, और बटरफ्लाइज की तरह ही इसने भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अलग अलग रूप अपने देखे, और किस तरीके से उसने ब्यूटीफुल एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल में ग्रो किया, वो भी एक बहुत ही फिगरेटिव मीनिंग निकल के आता है. तो बटरफ्लाइज के साथ भी इसका बहुत खासा रिलेशनशिप रहा है, स्पेशली मोनार्क बटरफ्लाइज. मोनार्क बटरफ्लाइज इज द स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाइज. ईब्राइट परसिस्टेड इन वांटिंग टू बिकम अ साइंटिस्ट. जैसे मैंने आपको बताया कि साइंटिस्ट बनने की हमेशा से अच्छी रही बचपन से ही. 8वीं कक्षा में वो एक्सपेरिमेंट्स वगैरह, रिसर्च वगैरह कर रहा है, तो ऑफ कोर्स डिस्पाइट एनकाउंटरिंग मेनी ऑब्स्टिकल्स एंड डिसअपॉइंटमेंट्स. अब कोई भी बड़ा काम करने जाओ ना, तो उसमें चैलेंजेस तो आएंगे ही आएंगे. वो भी इसी की भी कहानी वही थी. अब ये सारी कहानी और ये सारे ऑब्स्टिकल्स क्या थे और किस तरीके से इसकी पूरी इंटरेस्टिंग होती है जर्नी, इसमें एक और कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है. रिचर्ड ईब्राइट्स मदर, मतलब मिसेस ईब्राइट. मिसेस ईब्राइट वॉज अ डेडिकेटेड, इंकरेजिंग एंड सपोर्टिव पर्सन. बहुत ही डेडिकेटेड, इंकरेजिंग, मतलब किसी भी सक्सेसफुल व्यक्ति के पीछे ना एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम की आवश्यकता होती है. ना वो सपोर्ट सिस्टम उनके पेरेंट्स का हो सकता है, उनके फ्रेंड्स का हो सकता है, उनके पार्टनर, रोमांटिक पार्टनर्स वगैरह का हो सकता है. यहाँ पे उनकी मम्मी वॉज हिज पिलर ऑफ स्ट्रेंथ. शी वॉज अ सिंगल मदर. तो पहला ऑब्स्टिकल तो यहीं से शुरू हो गया. एक फादर फिगर का हमेशा से डर्थ रहा, कमी रही हमारे रिची की लाइफ में. बट मम्मी ने कोई उस कमी को कभी भी बच्चे को महसूस होने नहीं दिया. शी वॉज अ स्ट्रॉन्ग सिंगल मदर हु रेज्ड रिचर्ड बाय हरसेल्फ आफ्टर लूजिंग अ हस्बैंड व्हेन ही वाज जस्ट 9 years old. मतलब 9 साल का था हमारा रिची, तब उनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी. Despite the difficulties of being a single parent, she always placed a high priority on his intellectual and educational advancements. But कभी भी कोई चैलेंजेस से निकलता है ना, तो वो चैलेंजेस उसको और ज्यादा टफ बनाते हैं. What doesn't kill you
मेक्स यू स्ट्रॉन्गर। ये मैंने नहीं कहा, ये फ्रेडरिक नियस नाम के एक फिलोसोफर ने कहा है। यहां पे भी यही को, इसी फिलोसफी को ये सत्य करता दिखता है। और इंटेलेक्चुअली और एजुकेशनल एडवांस, मतलब डिग्री, पढ़ाई लिखाई और साथ ही साथ सोचने समझने की क्षमता, कॉग्निटिव थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग, जो भी आप कह लो, उन सब के अंदर मतलब स्किल डेवलपमेंट एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इन दोनों तरीके से एम्पावर करने में एक भी कमी नहीं छोड़ी हमारी इस स्ट्रॉन्ग सिंगल मदर ने, जिनका नाम अभी हम बोल रहे हैं मिसेस ब्राइट। She recognized his love for science and went out of her way to provide him with the resources and opportunities to pursue his interest. और इसी को देखते देखते कि वो देखा कि अरे मेरे बच्चे को साइंस में इंटरेस्ट है, वो बटरफ्लाइज उसका बहुत ही स्पेसिफिक टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट है। तो किस तरीके से स्टोरी के दौरान अगर हमने देखेंगे तो पता चलेगा कि किताबें ला के दे रही हैं उनको, अलग अलग मौके ला के दे रही हैं, लोगों से मिलने मिलाने की कोशिशें कर रही हैं। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने करी। तो बेसिकली यहाँ पे सेंट्रल कैरेक्टर भले ही हमारा रिची है, पर उसको सेंट्रल कैरेक्टर बनाने के पीछे मिसेस ई ब्राइट का बहुत बड़ा हाथ है। अब हम जानते हैं और भी कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं जो कि रिचर्ड ई ब्राइट को, मतलब रिची को, एक एक्चुअली साइंटिस्ट बनाने में जिनका हाथ था। डॉक्टर अर्कवाट इज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट विद अ शार्प माइंड एंड अ पैशन फॉर हिज वर्क। तो अर्कवाट नाम के एक डॉक्टर थे, एक साइंटिस्ट थे जो कि बहुत ही ब्रिलियंट थे, और इनको पता चल जाता है कि यार इस बच्चे में ना कोई बात है। He has a strict teaching method and demands the best performance from his students. एक अच्छा टीचर आपसे हमेशा बेस्ट की उम्मीद रखेगा, पर सिर्फ उम्मीद नहीं रखेगा, कैसे बेस्ट को करा जाता है वो भी बताएगा साथ ही साथ। तो ऐसे टाइप के ये टीचर रहे थे, एक साइंटिस्ट भी थे। और ये ऐसे टीचर थे जो कि किसी भी टाइप का डिसइंटरेस्ट वगैरह पसंद नहीं करते थे ना। यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है क्योंकि रिची तो बहुत ही क्यूरियस है और हमेशा इंटरेस्टेड है, तो बढ़िया बनती होगी। और दूसरे है मिस्टर वीरर। It is said that Mrs. Weir is a passionate and committed educator. ये टीचर रहे हैं हमारे रिची के एक जीवन के, who genuinely cares about his students. तो ये भी अपने स्टूडेंट को पसंद वगैरह करते थे, स्पेशली उनकी सक्सेस की स्टोरी का पार्ट बनने का उनको नहीं। दूसरे एक और कैरेक्टर है मिसेस वीनर का। इट इज सेड दैट मिसेस वीनर इज अ पैशनेट एंड कमिटेड एजुकेटर हु जेन्युइनली केयर्स अबाउट हिज स्टूडेंट सक्सेस। मतलब ये ऐसा टीचर था कि वो चाहता था कि उसका जो बच्चा है ना वो सक्सेसफुल हो। ये हमेशा उनकी एकदम प्योर दिली तमन्ना रहती थी। His passion for science inspires his students to passionately explore scientific interest. तो मतलब एक अच्छा टीचर जो होता है ना, वो अगर उसके पास पैशन हो ना तो अपने स्टूडेंट्स को भी वो पैशन उसके अंदर वो इंस्पायर कर देता है। तो यहाँ पे ये साइंस के प्रति बहुत पैशन रखते थे, तो इन्होंने अपने बच्चों में भी कई बार कई बच्चों में इंस्पायर किया दैट पैशन, दैट इंटरेस्ट, दैट क्यूरियोसिटी फॉर द सब्जेक्ट ऑफ साइंस। He is an unconventional educator who disapproves of repetition and learning. I think हमें इनकी बहुत जरूरत है। ये रट्टाफिकेशन के सख्त खिलाफ थे और इनको चाहते थे कि बच्चा अपना दिमाग अपने हिसाब से चलाए, ताकि सोचने समझने के लिए जो दिमाग बनाया गया है वो सोचे और समझे। तो ये कुछ बेहतरीन कैरेक्टर्स थे which we come across in this chapter. अब बात आती है समरी की, तो कहानी शुरू करें। एक बार की बात है, रिचर्ड ई ब्राइट नाम का एक छोटा सा बच्चा था जिसको हम प्यार से रिची बुलाएंगे, जो कि अपनी मम्मी के साथ रहता था और वो बचपन से ही बहुत क्यूरियस था। 9 साल की उम्र में उसके फादर की डेथ हो चुकी थी, पर उसकी मम्मी ने हार नहीं मानी। उन्होंने किसी भी प्रकार की कमी नहीं होने दी अपने छोटे बच्चे रिची के जीवन में, उसके परवरिश में। बचपन से ही उसे बटरफ्लाइज वगैरह का बहुत शौक था और साइंस वाइंस में तो उसको इंटरेस्ट रहा ही है। और बटरफ्लाइज कलेक्ट करने का उसका जो हॉबी था ना, वो बचपन में ही जो शुरू हुआ था। कब? जब वो 2 साल का था, और वो 2 साल की उम्र तक ऑलरेडी 25 स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाइज जो किसके घर के आसपास मिलती थी उनको कलेक्ट करके उसके बारे में अपना बढ़िया नोट्स वगैरह बना चुका था। He thought it to be the end of the butterfly creation. और छोटा बच्चा था, बोला कि अच्छा बस इतना ही होंगे butterflies in this world. I'm pretty happy I did a lot of great work. He actually did a lot of great work. बट उसके लिए वो छोटी सी दुनिया में जितनी बटरफ्लाइज थी उसने वो सारी बटरफ्लाइज का डेटा इकट्ठा किया और बढ़िया तरीके से रखा। बट अचानक उसकी मम्मी ने ये देखा उस दौरान कि मेरा बेटा इज वेरी क्यूरियस अबाउट साइंस, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, और साथ ही साथ बटरफ्लाइज इज इज स्पेसिफिक टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट। तो इस इंटरेस्ट को बढ़ाए रखना बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने उनके पास एक किताब लाई, खरीदी उन्होंने और दे दी, और वो किताब का नाम था द ट्रैवल्स ऑफ मोनार्क एक्स। नाउ मोनार्क एक्स यहाँ पे जो लिखा हुआ है, इट्स बेसिकली अ स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाई, जिसको मोनार्क बटरफ्लाई कहते हैं। अभी आगे आएंगे तो समझ में आ जाएगा अपन को। दिस वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ। तो ये किताब का नाम रखना बहुत जरूरी है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। और उसके बाद 25 स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाइज को उसने ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर लिया था बाय द एज ऑफ 2। ये कुछ
कीवर्ड्स हैं, कुछ की फैक्टॉइड्स एंड डेटा पॉइंट्स है, उसे याद रखेंगे। तो ये चेंजिंग पॉइंट ला देता है ये वाली किताब उसकी लाइफ में, और तब उसका जो इंटरेस्ट होता है वो एक क्यूरियोसिटी, एक पैशन में तब्दील होना शुरू हो जाता है, स्पेशली रिलेटेड टू बटरफ्लाइज। ही स्टार्टेड विथ टैगिंग बटरफ्लाइज व्हिच वाज अ टास्क गिवन एट द एंड ऑफ द बुक दैट हिज मदर बॉट फॉर हिम। तो बुक खत्म करने के बाद उसको एक्सरसाइज मिलती है, बोलते हैं कि अच्छा बटरफ्लाई को टैग करना है, मतलब छोटे छोटे से उनके टैग्स वगैरह बनाना है ताकि उनका फ्लाइट पैटर्न, उनका मूवमेंट वगैरह को वो अपन थोड़ा ऑब्जर्व वगैरह कर सकें। तो उसके साथ वो शुरू करता है टैगिंग ऑफ दोस बटरफ्लाइज जो भी उसके आसपास के एरिया में होता है। देन व्हेन ही फर्स्ट एंटर्ड द काउंटी साइंस फेयर, फिर एक बार उसको मौका मिलता है कि काउंटी साइंस फेयर मतलब उसका जो एक ऐसा साइंस का मेला जहां पे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के अलग अलग जगहों से बच्चे आते हैं अपने मॉडल्स वगैरह लेके। आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा कि बहुत सारे लोग वॉल्केनो के मॉडल्स वगैरह बनाते हैं, या फिर छोटी सी कार या छोटे सा एरोप्लेन का मॉडल बनाते हैं, उसको फिर डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि किस तरीके से बनाया वगैरह वगैरह। तो इस टाइप का एक साइंस फेयर लगता है काउंटी साइंस फेयर। काउंटी बोले तो अपन मान सकते हैं एक लोकल लेवल का, मतलब आप स्टेट लेवल मान लो, उस टाइप से होगा। पर वहां पे उसने एक स्लाइड बनाई थी फ्रॉग टिश्यूज की, बट अनफॉर्चुनेटली ही लॉस्ट दैट। एवरीबडी वन समथिंग, कुछ ना कुछ सबको मिला, बट हिज प्रोजेक्ट डिड नॉट विन एनी प्राइज, पर इसको कुछ भी नहीं मिला। ही वॉज सैड बट ऑल्सो अंडरस्टूड दैट टू विन ही नीडेड टू डू रियल एक्सपेरिमेंट्स। उसे दुख हुआ, ऑफकोर्स दुख होना इज वेरी नेचुरल। बोलता कि नहीं, मेरे को रियल एक्सपेरिमेंट्स करना भी बहुत जरूरी है, ऐसी बस में ऐसा छोटी छोटी चीजें, मतलब बेसिक आई कैन नॉट कलेक्ट एंड जस्ट शो केस, आई हैव टू डू समथिंग ओरिजिनल एज वेल, नॉट जस्ट टू मेक नीट एंड क्लीन मॉडल्स। और सिर्फ साफ सुथरा मॉडल बनाना इज नॉट माई काम। और यहाँ पे उसने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज भी सीखी, उसने ये भी सीखा कि टू बी द बेस्ट इज मोर इंपॉर्टेंट रादर देन टू विन थिंग्स एंड ऑल दैट। तो इंटरेस्ट, क्यूरियोसिटी इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे मार्क्स से या फिर हमारे सक्सेस, जो दुनिया मानती है सक्सेस, उस सब से। हमारा खुद का इंटरेस्ट हमें कितना प्रोपेल कर सकता है टू अचीव व्हाट वी वांट टू अचीव। ये बात यहाँ पे इस बच्चे के धीरे धीरे घर करना शुरू हो चुकी थी। देन ही रोट डाउन टू डॉक्टर अर्कवाहार्ट एट द यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो। यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो कनाडा के अंदर डॉक्टर अर्कवाहार्ट को इसने एक चिट्ठी लिखी, आस्किंग हिम फॉर आइडियाज टू मेक प्रोजेक्ट। बोलते कि डॉक्टर साहब मैं इतने साल का बच्चा हूँ, मेरे को कुछ आइडियाज देनी है प्रोजेक्ट के, क्योंकि इस बार मैं हारा पर अगले बार हमको जीतने का मन है, तो कुछ ओरिजिनल आइडियाज आपसे मिल जाए मेरे को, तो आई वुड लाइक टू वर्क ऑन देम। ही स्टेड बिजी ड्यूरिंग हिज हाई स्कूल वर्किंग ऑन द लॉन्ग लिस्ट सेंट टू हिम बाय डॉक्टर अर्कवाहार्ट। डॉक्टर अर्कवाहार्ट के बारे में ऑलरेडी जानते हैं कि स्ट्रिक्ट हैं, बट अपने बच्चों का कभी साथ नहीं छोड़ते। तो उन्होंने एक बढ़िया सी लिस्ट दी उसको कि ये कुछ टॉपिक्स हैं, इसके ऊपर तुम काम कर सकते हो। और पूरा अपना हाई स्कूल, मतलब जो वो फाइनल ईयर्स में अपने स्कूलिंग के था, उसने वो डेडिकेट किया उन सारे टॉपिक्स के ऊपर रिसर्च करना, काम करने पे। और फिर आया अगला साल, और अगले साल फिर से उसने उसी काउंटी साइंस फेयर में पार्टिसिपेट किया, और वहां पे उसका जो प्रोजेक्ट का जो टॉपिक था ना, वो था द वायरल डिसीज that killed nearly all the monarch caterpillars every few years। तो जो monarch caterpillars, मतलब जो monarch butterflies बनती थी बाद में, उनको मारने के पीछे, एक उनकी मौत के पीछे, उनकी मृत्यु के पीछे एक वायरल डिसीज था, कोई वायरस था। वो कौन सा था, उसको आइडेंटिफाई करना, उसको रिकॉग्नाइज करना, ये काम था उसके दूसरे प्रोजेक्ट का। मतलब इतना सीरियस प्रोजेक्ट स्कूल के लेवल का। He thought that the reason for this could be a beetle। उसे लगा कि बीटल नाम का एक बग होता है, शायद ये रीजन हो सकता है। So he started raising caterpillars। तो उसने क्या किया, वो caterpillars को, अब इस फेयर के लिए तैयारी जो कर रहा था बेसिकली उसकी बात कर रहे हैं, तो उसने caterpillars को रेज करना शुरू किया इन द प्रेजेंस ऑफ बीटल्स। तो उसने 2-3 एक्सपेरिमेंट्स वगैरह किए परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के साथ, और जैसे ही ये अपना ट्रायल एक्सपेरिमेंट के बारे में अपने काउंटी फेयर में बात करता है, उसको प्राइज मिल जाता है। और यहाँ पे हमें समझ में आता है कि ओरिजिनल रिसर्च कितना ज्यादा मायने रखती है। देन फॉर द नेक्स्ट ईयर, फिर अगला साल आता है। अब तो ये आदत बन चुकी है कि भैया जब भी काउंटी फेयर आएगा अपन जाएंगे। ही अगेन वर्कड ऑन अ न्यू टॉपिक, एक एक्सपेरिमेंट करता है टू शो दैट द वाइसरॉय बटरफ्लाइज, अब मोनार्क बटरफ्लाइज का काम हो चुका है, अब वाइसरॉय बटरफ्लाइज कॉपी करते हैं मोनार्क्स को। तो अब मोनार्क बटरफ्लाई के साथ एक नया एंगल जोड़ता है कि वाइसरॉय बटरफ्लाई दूसरी काइंड ऑफ बटरफ्लाई की स्पीशीज कि वो कॉपी करते हैं मोनार्क को। क्यों करते हैं? दिस प्रोजेक्ट ऑल्सो मेड हिम विन प्राइजेस। अब क्यों करते हैं का आंसर ये होता है कि कई बार बोलते हैं ना सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, तो ऐसा माना जाता था कि अपनी जो वाइसरॉय बटरफ्लाइज है वो मोनार्क बटरफ्लाइज को इसलिए कॉपी करते हैं ताकि वो सर्वाइव कर सके, क्योंकि प्रेडेटर्स जो होते हैं ना
बर्ड्स वगैरह खा जाती थी अपने वायसरॉय बटरफ्लाइज को, पर अगर वो मोनार्क बटरफ्लाइज की तरह अपने आप को डिस्गाइज कर लेते थे तो उसके चलते ऐसा लगता था बर्ड्स को कि अच्छा ये मोनार्क बटरफ्लाई है, ये इतनी टेस्टी नहीं है, जो छोड़ देते थे। तो ऐसा हाइपोथेसिस पे काम करता है। ये प्रोजेक्ट भी बहुत अच्छा होता है, उसको फिर से प्राइज मिलता है। He then started his research as to the purpose of the 12 golden spots on the back of the monarch pupa। और उसके बाद फिर से वो मोनार्क बटरफ्लाई के पीछे पड़ जाता है, मतलब मोनार्क फैमिली के पीछे पड़ जाता है, और वो बोलता है कि ये 12 गोल्डन स्पॉट्स क्या कर रहे हैं मोनार्क प्यूपा के ऊपर। अब तो मोनार्क का जो पूरा स्पीशीज है बटरफ्लाइज का, प्यूपा का, कैटरपिलर का, उसके ऊपर बहुत गहन चिंतन करना शुरू कर चुके हैं ऑलरेडी। एवरीबडी बिलीव्ड दैट इट वाज जस्ट अ डिजाइन, सबको लगता था डिजाइन ही है, बट नो, डॉक्टर अर्कवार्ड, द गाइड वी ऑल नीड, थॉट अदरवाइज। बोलता है नहीं नहीं, डिजाइन कैसे हो सकता है, नेचर्स डिजाइन ऑलवेज हैज अ पर्पस, ये इनका मानना था। देन ई ब्राइट एंड अदर ब्रिलियंट साइंस स्टूडेंट गॉट टुगेदर एंड मेड अ डिवाइस। फिर उन्होंने एक डिवाइस बनाया, फाइनली एक एक्सपेरिमेंटेशन के लिए, अपने आप को थ्योरी को प्रूव करने के लिए डिवाइस बनाया दैट कुड शो दैट द गोल्ड स्पॉट्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीजिंग अ हार्मोन दैट वाज नेसेसरी फॉर इट्स ग्रोथ। तो वो जो 12 गोल्ड स्पॉट्स थे ना, वो सिर्फ ऐसे वैसे स्पॉट्स नहीं थे, वो एक ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करते थे, सिक्रीट करते थे, जो कि अल्टीमेटली ग्रोथ के लिए नेसेसरी था। इट वॉज नॉट अ चॉइस, बट इट वॉज समथिंग दैट केम अंडर द पर्व्यू ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाला कार्यक्रम। ठीक है, बिकॉज नेचर ऑलवेज हैज अ डिजाइन दैट हैज अ पर्पस बिहाइंड इट। और ये एक्सपेरिमेंट के साथ और इस नए डिवाइस के इन्वेंशन के साथ, ये सोफिस्टिकेटेड जो इंस्ट्रूमेंट बनाया था, he got a chance to work and found the chemical structure of the hormone। और अब वो धीरे धीरे साइंस कम्युनिटी में अपने बहुत ही मेवरिक आइडियाज, अपने आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज के लिए धीरे धीरे जानने लगा था, जाना पहचाना होने लगा था, फेमस होने लगा था। और उसको मौका मिलता है बहुत सारे अच्छे लोगों के साथ काम करने का, और फाइनली वो जो हार्मोन निकलता है ना, उसके केमिकल स्ट्रक्चर को स्टडी करने का मौका मिलता है। और एक दिन while looking at the photo of the chemical structure, he solved one of the biggest puzzles of life। तो लाइफ को वैसे ही हम लोग सोचते हैं हम क्यों हैं, क्या हैं, पर एक साइंटिफिक एंगल से इसने एक बहुत बड़े पजल को सॉल्व किया। ही केम टू नो हाउ अ सेल ब्लूप्रिंट्स इज डीएनए, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए, डीएनए क्या है बेसिकली? डीएनए वो चीज होती है जिसके अंदर हमारा जेनेटिक कोड फीडेड होता है। ठीक है, मतलब एक ऐसा स्टोरेज यूनिट जहां पे हमारा जेनेटिक कोड जो है वो फीडेड है, तो वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन पास ऑन होता है। उसका ब्लूप्रिंट इसने क्रैक कर लिया, बहुत बड़ी बात है। इट वॉज अ बिग ब्रेक थ्रू एंड वॉज पब्लिश्ड इन अ मैगजीन। इतना बड़ा ब्रेक थ्रू था कि पूरी साइंस कम्युनिटी के साथ उसको शेयर करना बहुत जरूरी था, और इसलिए उसको एक बहुत ही प्रोमिनेंट मैगजीन में पब्लिश भी किया गया। ही ऑल्सो हैड मेनी अदर इंटरेस्ट एंड ऑल्सो एडमायर्ड हिज सोशल स्टडीज टीचर एज ही वॉज वन हु यूज्ड टू गिव हिम न्यू आइडियाज। और इसी के साथ ही साथ एज अ स्टूडेंट वो बहुत अच्छा था, मतलब ये अचीवमेंट तो हो गया बाजू, उसके अलावा सोशल स्टडीज में भी उसे बहुत इंटरेस्ट था। क्यों? क्योंकि टीचर अच्छा था। ऐसा कई बार होता है ना कि मैं सब्जेक्ट पसंद नहीं आता, बट टीचर पसंद आ जाता है। ये वाला केस यहाँ पे भी यही था, और क्योंकि उसके नए नए आइडियाज मिलते हैं। तो बार बार याद रखिएगा, ये पूरा अपना एक्सपेरिमेंटेशन, साइंस में इंटरेस्ट, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इस सब के पीछे एक ही चीज़ है, न्यू आइडियाज़। न्यू आइडियाज़ जो भी उसे न्यू आइडियाज़ दे सके, क्यूरियोसिटी जो भी उसकी क्यूरियोसिटी को फ्यूल कर सके। अब बात करते हैं इसके कुछ और अलग अलग इंटरेस्ट की, क्योंकि वो मल्टी फैसेटेड है ना एज ए स्टूडेंट। तो डिबेटिंग बहुत अच्छा था, वाद विवाद प्रतियोगिताओं में भाग लिया करता था, पब्लिक स्पीकिंग में बहुत अच्छा था, और साथ ही साथ एक ग्रेट कैनोइज भी था। कैनो एक टाइप की छोटी सी नाव होती है जिसको चलाने में बहुत माहिर था, मतलब इंटेलेक्चुअली बहुत बेहतरीन था, और साथ ही साथ फिजिकल कैपेसिटीज को भी अच्छे तरीके से डिस्प्ले करता था। He never used to win for the sake of winning। और उसको जीतने के लिए नहीं जीता था कि प्राइज मिलेगा, मेडल मिलेगा, ये सारे ना ना ना, बट बिकॉज ही वॉन्टेड टू बी द बेस्ट एट वॉट एवर ही यूज्ड टू डू। शाहरुख खान की याद आती है मेरे को करना है कि बेस्ट हो सकूं, फिर जीतना वीतना तो इज अ बाय प्रोडक्ट। It is shown in this chapter that with the right amount of curiosity, a bright mind, and the will to win for the right reasons are the qualities needed for a scientist। और इस कहानी को अगर हम बेसिक सार की बात करें ना, अगर सही अमाउंट ऑफ क्यूरियोसिटी हो और एक ब्राइट माइंड हो एंड द राइट रीजन टू विन, कि कई बार लोगों को जीतने की इच्छा इसलिए इच्छा होती है कि दूसरे को हरा सकें। इसको जीतना था क्योंकि बस जीतना था, क्योंकि उसे बेस्ट होना था।
प्राइज के लिए नहीं जीतना था, एक्कोलेट्स के लिए नहीं, रिवॉर्ड्स के लिए नहीं, रिकॉग्निशन के लिए नहीं, बस उसे अपने नज़र में बेस्ट होना था, इसलिए वो जीतता था। और ये सारे अगर मिल जाए ना, साथ ही साथ अच्छे लोग आसपास, बिकॉज एवरी पर्सन हु हैज डन समथिंग एब्सोल्युटली वंडरफुल इन दिस वर्ल्ड ना हैज ऑलवेज हैड द सपोर्ट ऑफ एक्सट्रीमली अमेजिंग पीपल अराउंड देम। कोई भी अकेला सक्सेसफुल नहीं होता। His mother also played a big role, of course, in making him what he was, as it was she who supported him through his journey and bought him the book. तो वो किताब याद है आपको? द ट्रैवल्स ऑफ मोनार्क एक्स। तो उसकी मम्मी ने उसे पहली बार वो जो किताब दी, वो पहला क्षण था जहाँ पे मम्मी ने उसे मोटिवेट किया। फिर डॉक्टर अर्कवार्ड भी आए, फिर मिस्टर वीनरर भी आए, विच अराउज, ठीक है। और इसी के साथ उसकी क्यूरियोसिटी को हमेशा से एक फ्यूल मिलता रहा, उसकी वो क्यूरियोसिटी की आग हमेशा अंदर जलती रही। और इसी के साथ हमारा ये बहुत खूबसूरत चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। आई होप, मुझे कई बार बोला गया है कि मैं डिटेल्स में जाऊँ, मैं इसमें डिटेल में जाने की कोशिश की है। अब हम बात करते हैं ऑथर की, रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन। रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन पेंसिल्वेनिया में बिलोंग करते हैं एंड अमेरिकन न्यूज़पेपर राइटर हुआ करते थे इनिशियली, बट उसके बाद वो मैगजीन आर्टिकल्स भी लिखने लगे एंड बुक्स भी लिखने लगे, क्योंकि ही वॉज अ वेरी प्रोलिफिक राइटर। कोई भी अच्छा राइटर होता है ना, तो कोशिश करता है कि वो अपना एक्सपैंड कर सके परव्यू ऑफ देयर एक्सपर्टीज। एंड उनके टॉपिक्स ऑफ चॉइस क्या हुआ करते थे? स्पोर्ट्स एंड स्काउटिंग। हिज 1970 Chronicle of Black American League Baseball titled Only the Ball Was White, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलेक्चुअल थे और अपने समय से काफ़ी आगे थे। मतलब जहाँ पे एक समय में अमेरिका में डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा था अगेंस्ट ब्लैक अमेरिकन, वहाँ पे उन्होंने मेक श्योर किया कि उनको फोर फ्रंट में लाया जाए बेसबॉल जैसे गेम में। बेसबॉल इज़ अ वंडरफुल गेम, मतलब जो हमारे लिए क्रिकेट है ना, वहाँ के लिए बेसबॉल हुआ करता था एक समय पे, और आज भी काफ़ी पॉपुलर है। तो ओनली द बॉल वॉज वाइट, कितना ब्यूटीफुल टाइटल है। तो ये वाला जो इनका बुक था ना, ये क्रॉनिकल मतलब कलेक्शन था, ये बहुत फेमस हुई। द न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर था एक समय पे, हैविंग रिकैप्चर्ड अ लॉस्ट एरा इन बेसबॉल हिस्ट्री। और ये बोला जाता है कि बेसबॉल में जो एक समय था जो थोड़ा खोखला और खालीपन जिसमें था, उस समय को वापस लेकर आए हैं, अच्छे समय को बेसबॉल के वापस लेकर आए थे, ऐसा माना जाता है बिकॉज ऑफ दिस बुक एंड अ रिच फैसेट ऑफ ब्लैक लाइफ इन अमेरिका। और साथ ही साथ एक ब्लैक लाइफ की जो सत्य है अमेरिका में, उसको भी सामने लेकर आए। तो मतलब वो बहुत ही सोशली अवेयर और एक्टिव किस्म के ऑथर रहे हैं। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स पे, एक लंबी सांस ले लेते हैं। डिटर्मिनेशन, विल पावर, मतलब किसी भी चीज को करने के अंदर जो क्षमता लगती है और साथ साथ विल पावर जो अंदर से वो मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है ना, उस चीज को हम डिटर्मिनेशन बोलते हैं। इक्विपमेंट, ये जो पेन है इसकी वजह से मैं यहाँ पे लिख पा रहा हूँ, ये स्टाइलस पेन, इसकी वजह से मैं लिख पा रहा हूँ, तो मतलब ये इक्विपमेंट है। ये टीवी भी इक्विपमेंट है, जो कि एक टूल है विच इज मेकिंग इट इजियर फॉर मी टू टीच यू गाइस। कंपेनियन, मेरे साथ जो इस रूम में इस कैमरे के पीछे खड़े हुए हैं आर्यन, वो मेरे कंपेनियन है, विच इज मेकिंग इट पॉसिबल फॉर मी टू रिकॉर्ड दिस पर्टिकुलर वीडियो, पर्टिकुलर चैप्टर फॉर यू। तो मतलब एक पार्टनर। टीडियस, अगर अभी तक आप बने होंगे तो बीच बीच में कई बार हुआ होगा कि अरे बाबा इट हैज़ बीन अ वेरी टीडियस वीडियो, मतलब काफ़ी बोरिंग डिप वगैरह आया होगा, तो इसे बोलते हैं बोरिंग हो जाती है कोई चीज़ तो उसे टीडियस बोलते हैं। लंबी खिंच जाती है, थोड़ी थका देती है, तो वो बोरिंग बन जाती है। यूरेका, यूरेका का मतलब क्यूरियोसिटी। तो अगर आपने आर्किमिडीज के बारे में पढ़ा होगा तो वो बढ़िया सा, जब वो बॉयंट फोर्स के बारे में कर रहा था तो अपने बढ़िया बाथटब में बैठा था और अचानक से उसे ख्याल आता है, वो बोलता है यूरेका। तो एक एक फैसिनेशन, जब क्यूरियोसिटी को फाइनली उसका चरम मिल जाता है, मतलब ओह एक आइडिया स्ट्राइक करता है बिकॉज ऑफ द क्यूरियस वर्किंग इज द माइंड, तो उसको हम यूरेका बोल सकते हैं। विजिटर, एक टूरिस्ट, मतलब कोई भी बाहर से आता है तो विजिट करता है, वो टूरिस्ट होता है, विजिटर होता है। अगला वर्ड है स्टेयर। स्टेयर का मतलब एक टूक देखते रहना, घूरते रहना। कभी कभी टीचर ऐसे देखता है ना आपको कि आपको लगता है कि आप ही को देख रहा है, वो कुछ गलती कर दी हो आपने, तो उसे स्टेयर करना बोलता है। फिर आता है वर्ड एक्साइटेड, मतलब ईगर होना बहुत ज्यादा किसी को जानने में। तो क्यूरियोसिटी नीड्स अ ब्यूटीफुल कंपेनियन एंड दैट इज एक्साइटमेंट। तो एक्साइटेड होना मतलब ईगर होना किसी चीज को करने के लिए। इंपॉर्टेंट, मेन, जर्नल, जर्नल विद अ जे, मतलब एक डायरी। तो एक डायरी को, एक कॉपी को जिसके अंदर हम अपने विचार लिखते हैं, हमें थॉट्स फीलिंग्स वगैरह लिखते हैं, उसे हम जर्नल बोलते हैं। आखिरी शब्द पब्लिश। अब मैंने आपको बताया था ना कि इतना अच्छा काम कर रहा था अपना रिची कि उसकी आर्टिकल्स वगैरह पब्लिश हुए कई कई न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में, साइंटिफिक मैगजीन्स वगैरह में। तो किसी भी चीज़ को, कोई आइडिया को, कोई एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को कॉन्क्रीट तरीके से पेपर पे लेके आ जाना और उससे एकदम अच्छा कॉन्क्रीट फॉर्मेट दे देना और पब्लिश करना फॉर लार्जर ऑडियंसेस के कंजम्पशन के लिए, फॉर द कंजम्पशन ऑफ लार्जर ऑडियंसेस।
उस चीज़ को बोलते हैं पब्लिश। तो मतलब अगर आपने कभी कुछ भी लिखा हो अपने ब्लॉग पोस्ट वगैरह पे, तो वहाँ पे भी बटन आता होगा पब्लिश करने का, मतलब इट इज़ ओपन फॉर द वर्ल्ड टू रीड, तो उसे बोलते हैं पब्लिश। और इसी के साथ ये वाला अमेजिंग चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि आपको मज़ा आया होगा इस वीडियो में। सुनने में लंबी कहानी थी थोड़ी सी, बट अच्छी कहानियाँ कई बार लंबी हो सकती हैं। कमेंट्स में लिख के बताइएगा कि आपको मज़ा आया कि नहीं, और कोई भी क्वेश्चन हो, तो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, कमेंट्स मेरे को मिल नहीं रहे आपके, तो कोई भी अगर क्वेश्चंस वगैरह हो तो प्लीज़ मेक श्योर कि क्वेश्चंस को आप यहाँ पे अपने कमेंट सेक्शन में डालिए, बिकॉज कमेंट सेक्शन के बॉस आप हैं। आई विल बी वेटिंग फॉर योर क्वेश्चंस, आई विल बी वेटिंग फॉर योर फीडबैक्स। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।